बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुरतशद्दुद वाक़यात के 9 दिन बाद इमरान खान साहब को मजम्मत का ख्याल आ गया है। उम्मीद है कि इसका फ़ायदा होगा और पाकिस्तान की सियासी फ़िज़ा कुछ बेहतर होगी, कशीदगी कुछ कम होगी। प्रोग्राम की तरफ चलेंगे। प्रोग्राम 3 हिस्सों के ऊपर मुश्तमिल है। महमूद बाकी मौलवी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। पहले हिस्से के अंदर 2018 के इंतखाबात में इन्होंने मुकाबला किया था जनाब खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का, जो MKM पाकिस्तान के सरबराह हैं, और उसके बाद तकरीबन 9000 वोटों से उन्हें शिकस्त हुई थी। फिर वो मुशीर बन गए मैरीटाइम अफेयर्स के। ये वही वजारत है कि जिसके सरबराह या वज़ीर अली जैदी साहब थे, उनके करीब समझे जाते हैं। कहा जाता है कि दोनों ने साथ इस्तीफ़ा देना था। अली जैदी साहब ने कहा कि मैं घर वालों से मशवरा कर लूँ, उसके बाद इस्तीफ़ा दूंगा, लेकिन अगले दिन अली जैदी साहब ने इस्तीफ़ा नहीं दिया। उन्होंने कैद में जाना पसंद किया। लेकिन महमूद बाकी मौलवी साहब ये इस्तीफ़ा दे चुके थे। ये रुकन कौमी असम्बली थे। ये उन लोगों में शामिल नहीं है कि जिन्होंने एक साथ इस्तीफ़ा दिया था, क्योंकि ये बाद में ज़िमनी इंतखाब लड़े थे और आमिर लियाकत साहब की सीट जो तारिक रोड और उसके आसपास के इलाके से, वहाँ से ज़िमनी इंतखाब में मुंतखब हुए थे। महमूद बाकी मौलवी साहब के बाद चलेंगे नज़ीर लगारी साहब की तरफ। लगारी साहब का हमेशा से एक स्टांस रहा है, जब भी हमारे प्रोग्राम में तज़कियाकार की हैसियत से आए, कि इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट के लाडले हैं। क्या आप भी लाडला समझते हैं? जब तहरीक इंसाफ के तकरीबन 7000 के करीब कारकुनान बकौल इमरान खान के गिरफ्तार हो चुके हैं। आखिरी हिस्से में चलेंगे अकील करीम डेडी साहब की तरफ। मारूफ ताजिर है, बिजनेसमैन है, इस्टेब्लिशमेंट के माजी में बहुत करीब समझे जाते हैं। इमरान खान साहब के भी बड़े करीब हैं। माशी मामलात के साथ साथ ये ज़रूर पूछेंगे कि इमरान खान साहब को NRO का जो मतन है या ड्राफ्ट है वो उन्होंने पहुँचाया था या नहीं पहुँचाया था। काफ़ी वजाहत वो कर चुके हैं, लेकिन ये सवाल अब भी बाकी रहता है, तशनगी बाकी रहती है। मौलवी साहब की तरफ चलने से पहले मुझे ज़ाती तौर पे अफसोस हुआ कि रियासत पाकिस्तान की अलामत रेडियो पाकिस्तान पेशावर पे जिस तरह से हमला हुआ, जिस तरह से तबाह व बर्बाद किया गया, उसकी ज़रा तारीख जानते हैं। शाहिद अली ने बड़ी मेहनत से पेशावर से एक रिपोर्ट तैयार की है। वो रिपोर्ट देख के महमूद मौलवी साहब की तरफ चलेंगे। ये रेडियो पाकिस्तान पेशावर है। 10 मई से कबल इस सुख्तहाल इमारत से रोज़ाना ये सदा बार बार उठती थी, लेकिन 10 मई को तहरीक इंसाफ के एहतजाजी मुजाहरों के दौरान शरपसंद अनासर इस इमारत में दाखिल हुई और चंद ही घंटों में आग लगाकर कौमी असासी को नजर आतिश कर दिया। वक्ती तौर पर ये रेडियो पाकिस्तान पेशावर है की आवाज़ थम गई। 14 अगस्त 1947 को लाहौर, ढाका और पेशावर, ये 3 स्टेशन थे जो पाकिस्तान के हिस्से में आए। और यहाँ पे उस वक़्त जो अनाउंसर थे आफ्ताब अहमद, उन्होंने 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब पहले ये ऐलान किया कि ये ऑल इंडिया रेडियो है। उसके बाद 12 बजे उन्होंने ये ऐलान किया कि ये रेडियो पाकिस्तान पेशावर की आवाज़ है। रेडियो पाकिस्तान पेशावर की मौजूदा इमारत 80 की दहाई में तामीर की गई। 14 अगस्त 1947 की रात जब आज़ादी की शमा रोशन हुई तो इस तारीखी रेडियो स्टेशन से ऑल इंडिया रेडियो की बजाय ये रेडियो पाकिस्तान है की आवाज़ पश्तो और उर्दू जुबानों में गूंज उठी थी। 14 अगस्त 1947 ये रेडियो पाकिस्तान आपको पाकिस्तान मुबारक। रेडियो स्टेशन पेशावर महज एक इमारत ही नहीं, एक अकेडमी का दर्जा भी रखती है। सहाफ़ियों, फनकारों और मुख्तलिफ तबक़ात हाय ज़िंदगी के लिए रेडियो पाकिस्तान पेशावर दूसरे घर का दर्जा रखती है। 10 मई को शरपसंद अनासर ने पहले इस इमारत को लूटा, तोड़फोड़ की और जब कुछ नहीं बचा तो इस इमारत को आग लगा दी। 4 मंजिला रेडियो पाकिस्तान पेशावर की इमारत घंटों तक जलती रही। टेप्स चुनके एक वक्त तक उनकी वो कारामद होती है। वहाँ पे जो कंप्यूटर मौजूद था उस लाइब्रेरी में, उस पे हमने कन्वर्ट किए थे वो सारे मवाद, सूती मवाद, लेकिन वो बदकिस्मती से वो कंप्यूटर भी वो मुज़ाहिरीन अपने साथ ले गए हैं। हमारे टेक्निकल स्टाफ और शोबे प्रोग्राम और ET सेक्शन की मुश्तरका काविशों की बदौलत 24 घंटों के अंदर अंदर हमने नशरियात दोबारा बहाल की। रेडियो पाकिस्तान लाहौर स्टेशन के बाद पेशावर में 1935 में कायम किया गया था, लेकिन तहजीब और सकाफत के अमीन इस इदारे में 100 साल से भी पुराने गानों के रिकॉर्ड्स इसके लाइब्रेरी का हिस्सा है। खुशकिस्मती से पूरी इमारत को जलाने के बावजूद लाइब्रेरी और स्टूडियो के तारीखी रिकॉर्ड का हिस्सा महफूज रहा। न्यूज़ के प्रोग्राम बयानिया के लिए पेशावर से कैमरामैन दोस्त मोहम्मद के साथ शाहिद खान। पेशावर के अफसोसनाक वाक़े की रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा की। महमूद बाकी मौलवी साहब मेरे साथ मौजूद है। महमूद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये फरमाइएगा कि एक इत्तला मेरे पास ये है कि अली जैदी साहब ने भी आपके साथ पार्टी छोड़नी थी। आप दोनों का करीबी ताल्लुक भी बताया जाता है, आप मुशीर भी रहे उनकी वजारत के अंदर। तो क्या उन्होंने पार्टी छोड़ने के लिए आपसे कोई रब्ता किया था? आपको पता लगा था कि आपने मिल के छोड़नी है, उन्होंने अगले दिन छोड़नी है? उसके बाद जब आपने पार्टी छोड़ दी तो उसके बाद अली जैदी साहब जो है वो जेल चले गए, कुछ ऐसा था?
नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा कोई चीज़ नहीं था। उसकी वजह यह है कि अली जैदी साहब तो बहुत बाद में वो बेसिकली मेरी बात भी नहीं हुई उनसे। उसकी वजह देखिए, हर आदमी का अपना ओपिनियन खुद होता है, और बिल्कुल मैं उनके वजारत में जो है एडवाइज़र था, मगर जो है डिसीशंस जो है हर इंसान अपना खुद लेता है भैया। बिल्कुल ठीक है, यानी कि आपका कोई इनसे राब्ता नहीं था, ना तय हुआ था कि साथ पार्टी छोड़ेंगे, ना किसी और के साथ तय हुआ था, आप इंफरादी तौर पर आए थे? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा किसी से तय नहीं हुआ था। उसकी वजह ये कि मैं जो है मेरा ख्याल से अली जैदी साहब से कई दिन हो गए थे, बात भी नहीं हुई थी। अच्छा, किसी ने राब्ता किया पार्टी छोड़ने के बाद, या किसी ने आपको मनाने की कोशिश की हो पार्टी छोड़ने से पहले तहरीक इंसाफ की क़यादत में से? उसकी वजह देखें, पहले मुझे किसी ने, जो आप कह रहे हैं कि कोई मुझे मनाने की कोशिश करे, और मुझे बेसिकली टाइम ही नहीं था, क्योंकि मैंने खुद डिसीजन लिया और मैंने ये किसी से मशावरत भी नहीं की। जी बिल्कुल, छोड़ने के बाद मेरे पास कई फ़ोन आए कि जी आपने ये क्यों किया, जिसके ऊपर मैंने जवाब दिया कि मैंने अपने डिसीजन अपने दिल की आवाज़ को सुन के लिया। अब महमूद साहब, एक तासुर ये उभरता है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है फैसले करवाती है, वो कहती है किस पार्टी को ज्वाइन करना है, किस पार्टी को छोड़ना है, किस पार्टी के साथ रहना है, किस पार्टी से दूर हो जाना है। तो कोई एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आपसे रब्ता हुआ, किसी ने आपको फ़ोन करके कहा, किसी ने आपसे मुलाकात करके कहा, किसी ने आप पे दबाव डाला, किसी ने आपको कारोबार ख़राब करने की धमकी दी, किसी ने आपको कोई घरेलू मामले की धमकी दी, किसी ने आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश की, कुछ ऐसी बात थी? नहीं देखिए, मेरे ख्याल से उम्र के जिस हिस्से में मैं हूँ, ना मैं दबाव में आने वाले में से हूँ, ना मुझे ब्लैकमेल। देखिए उसकी वजह कि अगर मुझे, मैं तो सियासत से इस्तीफ़ा दिया हूँ ना, मैं तो सियासत ही नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि इस किस्म की सियासत जो है मेरे तो समझ में नहीं पड़ा। इसलिए मैंने, देखिए कोई भी आदमी एमएनए की, मैं सिटिंग एमएनए हूँ, मेरे पास जो अगली टिकट मेरे पास कंफर्म थी, ठीक है ना, और काफ़ी अच्छा माहौल, मेरी पोजीशन बहुत अच्छी थी। खान साहब ने मुझे SAPM बनाया था, मतलब मैं पार्टी में 10 रोज़ पहले सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सिंध मुकर्रर हुआ था। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि मेरा सिर्फ इख्तलाफ एक ही चीज़ पे था, फौज पे, और ये पार्टी के लोग पहले भी मेरे ख्याल से इसको तायद करेंगे कि मैं हमेशा कहता था कि मैं वायलेंस वाला आदमी नहीं हूँ। मुझे वायलेंस ना कभी पसंद था, ना पसंद है, ना पसंद होगा। और देखिए स्पेशली कि मैं आपको बताऊं कि हम फौज, नेवी, एयरफोर्स, ये एक जो है पूरी जो है हमारी बैकबोन है इस मुल्क का। बिल्कुल। और मैं सोच भी नहीं सकता हूं, आप मुझे बताएं 75 साल हो गए इस मुल्क को बने हुए, मेरी 65 साल तकरीबन एज हो गई है। मैंने आज तक बहुत से इश्यूज देखे, मैंने असगर खान के भी देखे, MQM के भी देखा, पीपल्स पार्टी के भी राइट्स देखे, बेनज़ीर साहिबा के राइट्स भी देखे, मगर कभी मैंने ये नहीं देखा कि आर्मी इंस्टॉलेशंस और फोर्सेस के साथ लड़ते हुए, अपने मुल्क की फोर्सेस के साथ ही। बिल्कुल महमूद साहब, आप पहले भी इसका इजहार कर चुके हैं पार्टी के अंदर इस सारे मामले का कि हमें फौज के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब खान साहब ने लाहौर से अपना लॉन्ग मार्च शुरू किया था, जिसमें उन पर अटैक भी हुआ आगे 3-4 दिन बाद जाके, तो कंटेनर के नीचे मेरी आपसे मुलाकात हुई थी, मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा था, मेरे पास वो क्लिप भी मौजूद होगा, आपसे बातचीत हुई थी। तो उस वक्त भी इमरान खान साहब ने खुलकर जो है वो फौज की क़यादत का नाम लिया था। तो पहले भी आपने इस चीज़ को कभी फील किया था कि इमरान खान साहब ये गलत कर रहे हैं इस तरह से फौज का नाम लेके, पाकिस्तान के इदारों को मलाइन करके? देखिए मैं आपको बताऊं, एक इंडिविजुअल का दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो या डिस्प्यूट हो, दैट्स डिफरेंट। मगर पूरी फौज देखिए ना, और इंस्टॉलेशंस देखिए, ये कोई आदमी सोच भी नहीं सकता। उसकी आप वजह बताएं ना, ये माइंडसेट में कैसे हम लोगों को अंदर डालेंगे कि हम अपने ही फौज के साथ लड़ें। और अगर हम एक दफ़ा फौज के साथ लड़ेंगे, आप मुझे बताएं, फौज को डिमोरलाइज करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे, तो ये फ़ायदा किसको होगा? ये फ़ायदा हमारे दुश्मनों को होगा। देखिए आप पार्टीज बदल सकते हैं, मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ आपको, मगर आप अपने मुल्क के फौज को तो नहीं बदल सकते। हम फौज इंडिया से तो नहीं लेके आएंगे। हम फौज, देखिए यही चीज़ हुआ कि जब फौज के ऊपर बांग्लादेश में क्या हुआ, फिर हम दूसरी फौज आती है, फिर जो है, और खुदा न खास्ता
किसी का भी ये इरादा नहीं है। ये काम तो उन लोगों ने भी नहीं किया जो कि जिनापुर बनाने की बात करते थे, जो कि पख्तूनिस्तान की बात करते थे। देखिए ना, ये हम जो हमारे लॉ एनफोर्समेंट जो एजेंसीज हैं, जिसको आप बोले आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और बहुत सारे और हैं, हम उनसे लड़के हमें क्या हासिल होगा? हम अपने मुल्क को तबाह करेंगे। आप मुझे बताएं, सैलाब आता है तो हम किसको आवाज देते हैं? फौज। बिल्कुल ठीक है। अर्थक्वेक हर आता डिजास्टर है, के अंदर, हम किसको आवाज देते हैं? फौज। हर डिजास्टर के अंदर, और लॉ एंड ऑर्डर जहां कंट्रोल नहीं होता, हम वहां पे भी फौज की बात करते हैं। बिल्कुल ठीक है। महमूद साहब, ये फरमाइएगा कि 9 मई का जो हमले थे सारे के सारे, पेशावर से लेके लाहौर, लाहौर से लेके कराची में कोशिश रेड बस जलाना, ये तहरीक इंसाफ ने प्लानिंग की थी इसकी, या अचानक आपको लगता है कि लोग बिफर गए और उसके बाद इस तरफ चले गए? देखिए, मेरा एक ही इसके ऊपर नुक्ता है कि ये जगह जो तयन की थी, जगह जहां पे है, ये बिल्कुल गलत की गई थी। वो जिसने भी की वो गलत की थी। उसकी वजह ये है कि अगर मैं मार्केट के अंदर किसी भी, मिसाल दे रहा हूँ, सदर मार्केट में या तारिक रोड में मैं धरना का एहतजाज करूंगा तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि लूट मार और दुकानें लूटी जाएं। बिल्कुल। उसी हिसाब से अगर मैं देखे ना एक पॉइंट दूंगा तो लोग प्रवोक हो सकते हैं ना। देखिए, ये नौजवान लोग होता है कि किस तरफ जैसे उम्र का आदमी तो प्रवोक नहीं होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक। हाँ, देखिए, नौजवान बच्चे जो है एकदम जल्दी प्रवोक हो जाते हैं, वो जज्बात में आ जाते हैं, वो ये नहीं सोचते कि क्या स्याह है और क्या सफेद है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा महमूद मौलवी साहब, आप एक बड़ी कारोबारी शख्सियत हैं, मैं काफ़ी इल्म रखता हूँ आपके कारोबार के हवाले से, शिपिंग का काम हो या बाकी सारे काम हो। जो इससे पहले कारोबारी शख्सियात ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा है, चाहे आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर-ए-आज़म हो, जहांगीर तरीन हो, अलीम खान हो, सबको कहा जाता है कि वो खान साहब की ATM थे। तो क्या आपसे भी खान साहब पैसे मांगा करते थे फ़ोन करके, या किसी ज़रिए से आपको पता लगता था? नहीं, मेरा ख्याल से ये बिल्कुल ही गलत है। मेरे ये स्टेटमेंट जो है जिसने भी आपको दिया है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। मेरे से आज तक कोई ऐसी बात नहीं हुई। अच्छा, फैसल वाडा साहब कहते हैं कि खान साहब के इर्द गिर्द जो लोग हैं वो उनको मशवरा दे के बंद गली की तरफ ले आए हैं। इससे पहले भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जब उन्होंने कहा था कि आसपास मुशीर जो हैं वो गलत मशवरे देते हैं और खान साहब को लड़ाई की तरफ लेके जाते हैं। दोबारा उन्होंने यही बात की है, तो आपको ये लगता है तहरीक इंसाफ में रहते हुए? जी बिल्कुल, मैं फैसल वाडा की बातों से काफ़ी हद तक अग्री करता हूँ। उसकी वजह यह है कि देखें, एडवाइज़र्स अगर गलत होंगे ना तो फिर पार्टीज तबाह होती हैं। और आप हिस्ट्री उठा के देख लें कि जितनी पार्टीज में जो इश्यूज हुई हैं वो एडवाइज़र्स ही होते हैं। हमेशा देखें, कुछ लोग होते हैं जो कि लेफ्ट पे होते हैं, कुछ राइट पे होते हैं। और तो ये देखना डिसीजन है कि जहाँ मैं फैसल वाडा के साथ अग्री करूँगा कि बहुत सारे एडवाइज़र्स जो है वो आज पार्टी को इस नहज पे पहुँचाने के जिम्मेवार है। बिल्कुल ठीक है, बंद गली की तरफ लेकर आ गए। आप एग्जाम्पल देखें ना, बंद गली की तरफ लेकर आप देखें ना, लोग मुझे कहते हैं कि जी आप नहीं, मैंने कहा ये मेरी तो 6 साल का मैं पार्टी में हूँ। आमिर कियानी साहब ने तो 27 साल इस पार्टी को दिया। बिल्कुल। और वो तो नॉर्थ के प्रेसिडेंट भी रहे, MNA भी रहे और मिनिस्टर भी। तो देखे ना, उनके छोड़ने की क्या वजह थी? उसकी वजह बहुत, देखें, उनकी पूरी फैमिली फौज से है। वो कहने लगे मैं अपने खानदान में जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि महमूद मौलवी ने बगैर किसी के प्रेशर के, बगैर किसी दबाव के पार्टी को छोड़ा है और ये फैसला उन्होंने मुल्क की खातिर किया है। बिल्कुल, देखें, मैंने मुल्क की और अफवाज पाकिस्तान की खातिर, ये जो आप बहुत से लोग कहते हैं कुर्बानी या जो भी कहें, मैंने ये फैसला किया कि देखें, अगर मुल्क और फौज हमारी डैमेज होती है और ये मुल्क नहीं रहता है तो फिर मुझे ये पार्टीज और ये MNAs और ये सब ये किस काम के? बिल्कुल ठीक है। हम जो है, मैं और हमारी फैमिली जो है, हम पाकिस्तान में प्री पार्टीशन हम पाकिस्तान में रह रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। बहुत शुक्रिया महमूद मौलवी साहब, बहुत शुक्रिया उन तमाम सवालात के आपने बड़ी आसानी से जवाब दिए कि जो रूमर्स हैं या सोशल मीडिया के ऊपर आपके मुतालिक चल रहे हैं। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नज़ीर लगारी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। लगारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लगारी साहब, आप
कहते थे खान साहब सिस्टम के लाडले हैं, अब तो इतने लोग गिरफ्तार हो गए, खान साहब भी मुश्किल में, मुकदमात पे मुकदमात हैं, गिरफ्तारी भी हो गई, छूट गए, लेकिन वो तो क्या अब भी खान साहब सिस्टम के लाडले हैं, ये सिर्फ चंद लोगों के लाडले बाकी बचे हैं? देखें, ये तो हालात बताते हैं ना कि क्या है। हमारे पास इंफॉर्मेशन यूं नहीं होती है, कोई आकर हमें बताता है कि लाडला है, या हम तो हालात से फेस करते हैं। कहीं ना कहीं अब भी लाडले हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि उनके साथ सुतेलूं जैसा सलूक होना चाहिए या एलियन जैसा सलूक होना चाहिए या उनके बारे में कोई रुटलेस किस्म की कार्रवाई होनी चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं, कतई नहीं चाहता हूं। मैं ये कहता हूं कि जितनी छप्पर छाऊं आपने दी हुई है, देते रहे हैं, या आप एक इदारे की तरफ से मौजूद है, पाकिस्तान के तमाम लोगों को एक क्रॉस द बोर्ड ऐसी ही छप्पर छाऊं होनी चाहिए और तमाम इदारों की तरफ से होनी चाहिए। अभी क्या लगता है आपको लगारी साहब, कुछ लाडलापन कम हुआ है, कुछ थोड़ी सी सख्ती आई है खान साहब पे, अभी इस वक्त मौजूदा हाल में आपको क्या लगता है? नहीं, मैं ये कहता हूं कि हाल में सख्तियां मौजूद हैं, मैं इससे इनकार नहीं करता हूं, लेकिन मसला ये है कि जो चीज मुल्क में हुई है, जो कार्रवाई हुई है, जो हमने आंखों से देखा है, अगर आप उसको डिसोन नहीं करते, उसको आप उसकी बाकायदा माजरत नहीं करते हैं और अपने इसको ओन नहीं करते हैं, तो फिर तो आप, इसका मतलब है कि आप अपनी जिद पर कायम हैं। ये सारे सूरत हाल तो मौजूद है ना। ये जो कुछ हुआ है हमारी आंखों के सामने हुआ है, हम कैमरे पर देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जिनाह हाउस है, कैद आज़म की तस्वीरें हैं, हम देख रहे हैं कि अहम रिकॉर्ड है, हम देख रहे हैं कि एक बंदा जो है वो, ये बात कहनी कि मीडिया पर मुझ जैसे आदमी को आकर कहनी चाहिए कि एक बंदा जो है वो कोर कमांडर की यूनिफॉर्म पहनकर आ जाता है कि मैं आ गया हूं, यानी एक बिल्कुल गैर मुताल्लिक आदमी इस तरह दाखिल हो जाए और चीजों को इस तरह से इस्तेमाल करने लग जाए और उनके बारे में इस तरह तौहीन मेरे तर्ज़े में अख्तियार किया जाए, फिर उसके बाद भी आप ओन ना करें और ये ना कहें, जबकि उसके बारे में खुद उसके दोस्त बताते हैं। अच्छा, 10 दिन लग गए लगारी साहब, वलीद ने बताया है, अलामा लगारी साहब हल्की फुल्की सी माजरत करने में भी 10 दिन लगे हैं। नहीं, मैं यही कह रहा हूं ना, अभी नहीं, हल्की फुल्की माजरत भी नहीं होती है भाई। अगर आपने एक चीज, क्या मतलब है, आप टेक एज ग्रांटेड समझते हैं कि आपके नौकर हैं या आपके ताबे हैं या आपके मातहत हैं इदारे, या आप इस लोगों को इस बात पर कि आप पॉपुलर हैं, इस बात पर कि आपके बारे में ये तासुर फैल गया है कि आप बहुत पॉपुलर हैं, तो आप जो है इदारों पर चढ़ जोड़ेंगे। आप सिक्योरिटी इदारे के जाकर आप कहेंगे कि जनाब, एक बंदे ने भी ये नहीं सोचा कि ये कौन है जो हमारे सिक्योरिटी इदारों पर हमला करने के लिए जा रहे हैं इनके। अच्छा, फिर ये भी कहते हैं, ये तो फौरन निकलने के बाद उन्होंने ये कहा था ना कि ये रेड लाइन है और अगर कोई मुझे दोबारा गिरफ्तार करेगा फिर यही कुछ होगा। लगाई साहब ये फरमाए ना कि अपना तहरीक इंसाफ से परिंदे जो उड़ रहे हैं, खान साहब भी कहते हैं मैं इतना मकबूल हूँ, जिस मर्जी को टिकट दूंगा, जिस तरह से भुट्टो साहब कहा करते थे खंबे को भी अगर खड़ा कर दूं तो इलेक्शन जीत जाएगा। तो क्या इमरान खान साहब की मकबूलियत की वजह से जो टिकट होल्डर उड़ते जा रहे हैं, उससे पार्टी को नुकसान नहीं होगा? यकीनन हो रहा है, यकीनन पाकिस्तान के मासेस ने 9 मई को मुस्तरद कर दिया है। 9 मई के वाक़यात जो हैं वो पाकिस्तान के लोगों के लिए काबिल कबूल नहीं थे। ऐसे वाक़यात तो हो नहीं सकते थे, किसी ने सोचा भी नहीं था, किसी को वहम गुमान, यानी ये बात बाकायदा ऐलान करके आओ चलो चलो GHQ चलो, वहाँ चलकर, खुदा के वास्ते यार, आपकी यानी मकबूलियत का ये आपने पैमाना रखा है कि आप और मकबूल हो जाएंगे, आप GHQ पर हमला करेंगे और फिर जो कुछ आप करते हैं आर्मी चीफ के बारे में, जो सोशल मीडिया पर इनकी जो टीम जाकर सुबह शाम जो कुछ करती है, ये कोई सुनेगा? या आपको पाकिस्तान की आर्मी के बारे में पिछले 1-1.5 साल से ये कह रहे हैं, 1.25 साल से ये कह रहे हैं कि इन्होंने जानवर कहा, इनने मीर जाफर कहा, मीर सादिक कहा, गद्दार कहा, यानी किस लिए भाई? हुआ क्या? हमारी शिकायत थी पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों से कि इन जैसे नाअहल लोगों को लेकर आए थे और हमें पता था कि ये कुछ डिलीवर नहीं कर सकेंगे। डिलीवर कुछ भी नहीं किया है, इसकी इनकी पॉपुलरिटी बढ़ाने के लिए और इनको ज्यादा मजबूत किया गया। हमें इस बात से शिकायत थी कि जब अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड लू का नाम लिया गया था, कौन था भाई डोनाल्ड लू? क्या चीज थी वो? और क्या एक सहाफी को कहा एब्सोल्युटली नॉट, वो भाई अमेरिका को खिलाफ, अमेरिका को कह दिया नहीं। अब अमेरिका जो है वो अपना किरदार अदा कर रहा है, उनके जो है अरकान जो है कांग्रेस के, वो आपके ऊपर चढ़ दौड़े हैं। मालूम हो गया ना कि अगर इंटरनेशनल खेल है तो कैसा खेल है और मोहरा है तो कौन है? बिल्कुल ठीक है। मुझे तो नहीं लग रहा है कि कोई और मोहरा है।
लगारी साहब, आपको क्या लगता है कि खान साहब के जहन में आखिर था क्या, या जिसने भी प्लान किया 9 मई का पूरा मामला, क्या उसके जहन में ये था कि श्रीलंका की तरह के मामला हो जाएंगे, ऐवान सदर पे, ऐवान वज़ीर-ए-आज़म पे हमला हो जाएगा, इसके बाद निज़ाम को तलपट कर दिया जाएगा? मतलब क्या लगा था? मकबूलियत बाज़ दफ़ा आपको सोचने समझने की सलाहियत से मफकूद कर देती है। मैं ये अर्ज करता हूँ कि मैंने एक अमरीकी सफारतकार से पूछा था एक ज़माने में, बहुत पहले की बात है, जब जो है वो इनके भी डोनाल्ड ट्रंप के आने से भी पहले की बात है। मैंने उनसे पूछा था कि क्या ये इम्कान है जिस तरह सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया है, अमेरिका भी डिसइंटीग्रेट हो जाएगा? तो उन्होंने कहा कि ये इम्पॉसिबल है। उन्होंने कहा डिस्ट्रक्शन हो सकते हैं, हम तबाह हो सकते हैं, लेकिन हम डिसइंटीग्रेट नहीं हो सकते हैं। हालांकि अमेरिका अपना खाना जंगी के दौरान डिसइंटीग्रेट हो चुका है, 2 मुल्क बन चुके थे, अमेरिका के 2 मुल्क बन चुके थे। पाकिस्तान में ये हो ही नहीं सकता है कि आप सिक्योरिटी इदारे पर चढ़ दौड़ें। ये कौन कर सकता है ऐसा? किसके अंदर हिम्मत है कि वो जो है, अच्छा आप पिछले जितने आप जो है वो एक आर्मी चीफ के खिलाफ बात कर रहे हैं और एक आप फिर नए आर्मी चीफ के खिलाफ आपने इसलिए रैली निकाली, हर आदमी जानता है, इसलिए आपने लाहौर से इस्लामाबाद की रैली निकाल रहे थे कि मैंने इन आर्मी चीफ को नहीं आने देना है, इसलिए जा रहे थे। और आप ग्रुप साथियों के ग्रुप के सामने ये कहा था आपने कि किसी को भी कर लें, इनको ना आने दें। और अब आप जो है उनके होते हुए उनके आर्मी, और वो उस वक्त तो मेरे ख्याल में मुल्क में भी नहीं थे जब ये वाकयात हुए हैं, तो आर्मी चीफ मुल्क में नहीं थे। तो उनके गैर मौजूदगी में, मुल्क में ना होते हुए आप चढ़ दौड़े हैं। लेकिन लगारी साहब, क्या लगा होगा कि इनकलाब आ जाएगा? क्या सोचा क्या होगा? मतलब मैं समझना चाह रहा हूँ, आप ज़ाहिर तारीख पे बड़ा अच्छा अबूर रखते हैं, सियासी मामलात के हवाले से, सियासी लोगों के सोच के हवाले से आप अबूर रखते हैं। क्या सोचा होगा? मतलब 1 मिनट को बंदा सोचे कि यार शायद इस तरह से तब्दील हो जाएगा मुल्क, बस मेरे कब्जे में इक़्तिदार आ जाएगा, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की जो इंटरवेंशन है वो खत्म हो जाएगी। एब्सोल्युटली इमेच्योरिटी, सियासी नाबालिगपन, और इनकी फॉलोइंग भी यही थी। जो 15 साल से 25 साल के दरमियान के नाबालिग और उठते हुए भरते हुए बच्चे थे, वो सहम गए हैं। मुझे पता है कि किस तरह का रद्द-ए-अमल हुआ है, और लोग डिस्टेंस हो रहे हैं, और सिर्फ वो शायद बच जाएं कि जिनको इन्होंने इस पर रखा हुआ था कि यही काम करते रहें, शायद वो लोग हों। लेकिन देख रहे हैं आप किस तरह से लोग जो हैं अपने आप को डिसोसिएट कर रहे हैं, अपना फासला कर रहे हैं। ये समझ रहे थे मैं खंबा खड़ा करूंगा, मैं आपको कह रहा हूं कि ये तो हुकूमत की तरफ से ये सूरत हाल थी। उस वक्त भी जब ये तासुर था, जब ये फैलाया जा रहा था कि ये बहुत पॉपुलर है, मैं कह रहा था कि पॉपुलर नहीं है। आज भी ये इलेक्शन करवाएं, ये पॉपुलर नहीं है भाई, कतई नहीं है पॉपुलर, इनकी कोई वो नहीं है। ये फिर एक काम कर सकते हैं, और मेरे ख्याल में आप वो भी नहीं कर सकेंगे कि इलेक्शन का रिजल्ट नहीं मानता हूं मैं, इसके अलावा और उनके पास कोई चारा नहीं है। बिल्कुल ठीक है। आखिरी चीज पे तबसरा, आप रिजल्ट लगारी साहब अगर क्विकली एक तबसरा फरमा दें कि लाहौर हाईकोर्ट से रिलीफ मिला है। रिलीफ ऐसे है कि जो इस्तीफे दिए थे वो इस्तीफे वापस हो गए हैं, यानी कि स्पीकर का नोटिफिकेशन कालादम हो गया है। क्या पीटीआई जाएगी असेंबली के अंदर? नहीं, मैं ये नहीं समझता हूं कि वो जाएंगे। हम तो उस वक्त भी कह रहे थे नहीं, आपको नहीं कौमी असम्बली से भी नहीं जाना चाहिए था। आप पार्लियामानी जमहूरियत पर यकीन रखते हैं और पार्लियामेंट पर यकीन नहीं रखते। आप किस तरह ऐसा हो सकता है कि दुनिया में कोई और मिसाल ऐसी मौजूद है कि 135 के करीब अरकान असम्बली जाएं और इन ब्लॉक कहें कि हम इस्तीफे दे रहे हैं, एक दिन भी अपोजिशन में बैठना गवारा ना हो। और जबकि ये हम जानते थे कि किस तरह से इनको लाने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया। बिल्कुल ठीक है, जब खेल से आउट हो जाए तो विकेट उठा के भाग जाए, इसको आम जबान के अंदर यही कहा जाएगा। बहुत शुक्रिया नज़ीर लगारी साहब आपका। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आगे की तरफ चलेंगे। अकील करीम डेडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अकील भाई, 3-4 दिन से आप मुस्तकिल मुख्तलिफ चैनल पर वजाहत दे रहे हैं कि आप खान साहब के पास गए, इकॉनमी के हवाले से मीटिंग थी, आप वहाँ पर बैठे रहे, फिर खान साहब ने एक्सरे करवाया और उसके बाद आपकी कोई बातचीत नहीं हो सकी। लेकिन खबरें भी छप रही हैं, इत्तलात भी आ रही हैं, सोशल मीडिया भी कह रहा है कि आपने एनआरओ की पेशकश दी, खान साहब को कहा कि मुल्क से बाहर चले जाएं। खान साहब ने कहा कि मैं मशवरा करके बुशरा बेगम से आपको बताऊंगा, आज 10 बजे रात को बताऊंगा। क्या कहेंगे? मैं 101% कहूँगा ये गलत खबर है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। ना मुझे किसी ने मैसेज दिया है, ना मैं मैसेज देके गया हूँ, और झूठों पे 1000 लानत। बिल्कुल ठीक है अकील भाई, यानी कि बिल्कुल कोई इस तरह की जो आपने बात की है बस वहीं तक है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि इसका कोई ताल्लुक नहीं है ऐसे मैसेज का, बिल्कुल गलत प्रोपेगेंडा है। मैंने हर जगह ये बात बताई है
इसके बाद भी ये सवाल उठ रहा है, तो मेरे भी तो अपने मोहब्बत करने वाले लोग बहुत हैं, तो शायद हो सकता है ये कोई आदमी शरारत कर रहा हो, और वो शरारत जाहिर बात है कि अक्सर होती रहती है, और हम तो अब आदत पड़ गई है लड़ाई लड़ने की, तो लड़ रहे हैं उन लोगों से जो गलत बयानी कर रहे हैं। इमरान खान के पास अगर मैसेज लेके मैं जाता और एस्टेब्लिशमेंट का मैसेज मेरे पास होता तो मैं क्यों नहीं देता, जरूर देता, लेकिन अगर मेरी किसी से बात ही नहीं हुई, और मैं तो जब गया था तो मेरे कुछ दोस्तों को इन्फॉर्म करके गया था, तो कोई छुप के भी मिलने नहीं गया था। खान साहब से एक ताल्लुक है और वो ताल्लुक भी रहेगा। हालात तो डेफिनेट नीचे ऊपर होते रहते हैं मुल्क में, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है। अगर मैं कोई बात अगर सही है तो मुझे झूठ बोलने की जरूरत क्यों है। मैं तो हर बात टीवी पे खुलेआम कह देता हूँ, आज तक मैंने कभी कोई चीज छुपाई नहीं है। बिल्कुल और ठीक। मैं भी समझता हूँ छुपाने वालों को भी छुपानी भी नहीं चाहिए, गलत बयानी करनी नहीं चाहिए। आप जब मैं टीवी पे आके अपनी बात कर रहा हूँ तो अल्लाह की मेहरबानी से मुझ में इतनी सलाहियत है कि मैं सच बोल सकता हूँ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अकील भाई, जो 20 बिजनेसमैन कहा जाता है पाकिस्तान के जमा हुए थे, एजाज गौर साहब के घर जमा हुए, आप भी उसमें थे, आप कराची से गए, कराची में लोगों ने आपको मना किया मत जाओ, यहाँ तक तो सारी बात मैंने आप ही की गुफ्तगू से आगाज की है। बिल्कुल ठीक है, मुझे कराची वालों ने मना किया कि आप इस चक्करों में क्यों पड़ रहे हो, आपने हमें बुलाया, हम इकोनॉमी पे तो बात करने को तैयार हैं, बाकी किसी भी उसका पार्ट बनने में हम हिस्सेदार नहीं बने। लेकिन वो उनकी बात बहुत अच्छी थी, हमने उनकी बात सुनी नहीं, और बहरहाल किसी के ऊपर ट्रस्ट करके हम चले गए। तो अभी नाकाम हो गई ये सारी कोशिशें अकील भाई? हाँ, अभी तक की जो कोशिशें थी बातचीत करने की, मसाइलत की, आप उसको नाकामी करार देते हैं? आप समझते हैं कुछ भी नहीं हुआ बल्कि काम और खराब हो गया? हमारा जो मकसद था वो मकसद तो किसी भी सूरत में अचीव नहीं हुआ, बल्कि ये है कि एक ऐसे प्रोपेगेंडा शुरू हो गया, तो ना जाने की सूरत में तो डेफिनेटली प्रोपेगेंडा होता ही नहीं। मैं तो 5 महीने के बाद निकला था कराची से, और मैं समझता हूँ कि इसमें लोगों की कोई ना कोई तो बैड इंटेंशन है जो ये झूठी खबरें फैला रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी खबरें फैला रहे हैं जिनका सरे से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो अफसोस तो सिर्फ ये हो रहा है कि हमारा मुल्क मुश्किल में है, लेकिन हमारे लोग झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहे। अल्लाह ताला, मैं समझता हूँ उसको अल्लाह ताला को के यहाँ सबको जवाब देना पड़ता है, और झूठे आदमी के तो मुंह पे वैसे भी लानत होनी चाहिए। और जो इस वक्त ये हरकतें कर रहा है वो किसी भी सूरत में हरकत सही नहीं है। ये मुल्क के इंटरेस्ट के भी अगेंस्ट है कि मुल्क के खिलाफ आप उल्टे सीधे प्रोपेगेंडे कर रहे हैं, लोगों के बारे में मुख्तलिफ प्रोपेगेंडे कर रहे हैं। और एक एक्स प्राइम मिनिस्टर, इसके लिए मैं जाके बोलूंगा कि ये पैकेज आप ले लो, ये पागलों वाली बातें कर रहे हैं। जिनका दिमाग वो नहीं है वो ये बात कर सकता है, जो समझदार आदमी है वो तो ये बात नहीं कर सकता। अच्छा अकील भाई, आखिर क्या वजह है कि बिजनेस कम्युनिटी जो है वो परेशान है? इमरान खान के दौर में बाजवा साहब आते थे आप लोगों को यकीन दहानी कराने के लिए, अब फिर महसूस होता है कि आपको यकीन दहानी कराने वाला कोई नहीं है, इंपोर्ट बंद हो चुकी है, कारोबार नीचे बैठ चुका है, स्टॉक में पैसा लगाना समझे पैसा ज़ाया करने के बराबर है। तो ऐसी सूरत हाल में लगता नहीं सियासी सिस्टम नाकाम हो गया हमारा? देखिए, मुश्किल हालात मैं नहीं कह सकता, कारोबार अभी भी चल रहा है, कारोबार में बहुत ज्यादा हमारी एक्सपोर्ट वगैरह अगर स्लाइटली कम हुई है, लेकिन हमारी लोकल मार्केट बढ़ी है। तो मैं तो इसको कभी भी नहीं एक्सेप्ट करता। काम अपनी जगह अभी भी हो रहा है, लोग अनरेस्ट जरूर है, पॉलिटिकल पार्टियां आपस में बैठ नहीं रही, वो हमें डैमेज कर रहा है। अदरवाइज वो कारोबारी हालात इतने बुरे नहीं है हम रोडों पे आ जाए या हम बहुत तकलीफ में है। अनरेस्ट है, अनरेस्ट खत्म कर दें, सब ठीक हो जाएगा। IMF बड़ा सख्त है, आज खबर भी आई है, मैंने जियो की वेबसाइट पे खबर देखी है, वो कहते हैं कि जी IMF जो है वो तकरीबन मामला खत्म ही हो गया है। देखिए, मैं किसी की बात सुनने को तैयार नहीं हूँ। मैं माशाल्लाह इन सारी चीजों को समझता हूँ, और कोई ये कहते हैं मामला खत्म हो गए तो वो भी गलत है। मेरा ख्याल है इस गवर्नमेंट को अगर इलेक्शन हो रहे होंगे तो वो IMF से एग्रीमेंट नहीं करेगी, और जब इलेक्शन नहीं हो रहे होगा और इलेक्शन डिले होगा तो वो एग्रीमेंट कर लेगी। एग्रीमेंट में भी कोई ज्यादा दूरी नहीं है, जब चाहेंगे वो एग्रीमेंट कर सकते हैं। सारी वही चीजें उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दी, एक आधी चीज रह गई है। तो जब इन्होंने 90% काम कर दिया है तो 10% क्यों नहीं करेंगे? लेकिन वो तो यही सोचते हैं ना कि इलेक्शन होगा तो बेनिफिट इमरान को होगा, तो वो क्यों साइन करें? एक आखिरी चीज मुझे अकील भाई अगर आप बता दें, इमरान खान साहब को मशवरा देंगे अगर अब कोई राब्ता होता है, फोन पे बात होती है, मुलाकात होती है, कि कुछ थोड़ा सा
हम स्टेबिलिटी की तरफ जाएं, इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल अनरेस्ट ठीक नहीं है? देखिए, मशवरा तो बंदा जब देगा ना, जब आप खुद उसको एक्सेप्ट कर रहे हो चीजों को। तो अनरेस्ट कोई इमरान अकेले की तरफ से तो नहीं ना, बहुत साइड है ना। तो अब जो गवर्नमेंट में होता है वो कभी किसी के सुनने को तैयार थोड़ी होता है। तो जब गवर्नमेंट अगर कहेगी तो हम कहेंगे ना आगे। गवर्नमेंट अगर नहीं सुनेगी तो इमरान को कहने का फायदा क्या होगा, मुझे ये तो समझा दो। आप समझते हैं कि आप सालिस बन सकते हैं अगर गवर्नमेंट संजीदगी से कोई बात करे? मेरे भाई, अगर हमारी कमेटी की जो मीटिंग थी, अगर वो सिंसियर होते तो ये चीज आगे बढ़ जाती। सिंसियरिटी तो मुझे दिखी नहीं है। हम लोग लाहौर घूमने चले गए भाई, बचपन में लाहौर घूमने जाते होते तो इस दफा कोई काम नहीं था और घूमने चले गए थे, घूम के आ गए वापस। यानी कि सब कुछ वेस्ट हो गया अकील भाई? मेरा तो ख्याल है, देखे आप, जब कोई मकसद नहीं है तो उनको बुलाना ही नहीं चाहिए ना हमें। अगर उनका मकसद था, सिंसियरिटी थी, तो बुला देना। अब ऐसे ही अफवाहों का बाजार गर्म हो गया, बेचारे लोगों को सबको कामों का तस्दीदें करनी पड़ी। हमको 20-25 इंटरव्यू देने पड़े। अब इंटरव्यू जब देते हैं तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे ही है, तो बातें होती है ना। तो उससे नफरत ही बढ़ती है, कौन सी मोहब्बत बढ़ती है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अकील करीम डेडी साहब। सवाल करते हो आप लोग भी, घुमा फिरा के सवाल करते हो, हमें मजबूरन जवाब देना पड़ता है। नहीं अकील भाई, आपको हमने बिल्कुल फंसाने की कोशिश नहीं की। दोस्तों ने मना किया था कि आप इस टॉपिक पे बात ही ना करें, लेकिन आपने कहा मुझे टाइम चाहिए, बात करनी है, तो आपको मना भी नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही अकील भाई, मैंने जिद की थी आपसे कि मुझे लाजमी टाइम चाहिए। बिल्कुल इस पे बात दुरुस्त है। बहुत शुक्रिया अकील करीम डेडी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम इतना ही है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।